Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video, we are going to discuss about some of the revision strategy जो हमें लास्ट के दिनों में पढ़ने में हेल्प करेगा और रिकॉल और मेमोराइज करने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट अ सेकंड गाइज, ये हम लोग जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं वो हम लोग मेनली देख रहे हैं CSIR नेट लाइसेंस स्टूडेंट के लिए, लाइसेंस के स्टूडेंट के लिए और 2024 दिसंबर एग्जाम के लिए। आइदर दिसंबर में होगा या जनवरी फर्स्ट वीक में होगा, वट एवर इट इज। तो हम इसके लिए स्ट्रैटेजी देख रहे हैं और हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं रिवीजन टेक्निक बोल दीजिए, स्ट्रैटेजी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, रिवीजन टेक्निक जो हमें लास्ट के 2 मंथ में फॉलो करनी चाहिए। 2 मंथ बचे हैं हमारे पास, अभी हम अक्टूबर में हैं, अक्टूबर मिड में है और ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना हमारे पास बचा हुआ है। तो हमें कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए ताकि हम आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सके और एग्जाम में हमें ज्यादा प्रेशर भी ना आए कि हम कुछ चीजों को मेमोराइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज का ज्यादा प्रेशर ना आए हमारे ऊपर। पहली चीज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि अभी तक दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। ये मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वेल प्रिपेयर्ड वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी सारी तैयारी कर ली है और उनके पास नोट्स भी है, प्रॉपर सब कुछ है और जस्ट उनको रिवाइज करना है, इस 1.5 से 2 महीने में रिवाइज करना है। और दूसरे तरीके के वो स्टूडेंट होते हैं जो होते हैं अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट। अनप्रिपेयर्ड बोल दीजिए या फिर वो स्टूडेंट बोल दीजिए कि जिन्होंने पहले कभी पढ़ा है बट अभी वो किसी चीज में बिजी है, आइदर दे आर डूइंग प्रोजेक्ट इन एनी इंस्टीट्यूट और डूइंग जॉब वाले या MSc वाले भी हो सकते हैं। तो ये 3 तरीके के स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं बिजी हैं, पूरे अपने डेली शेड्यूल में बिजी हैं और कहीं और टाइम दे रहे हैं और बट उनको भी रिवाइज करना है, उनको भी प्लान करना है, उनको भी CSIR नेट क्वालिफाई करना है ताकि वो PhD में एनरोल कर सके। तो पहले तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, ये दोनों स्टूडेंट के लिए मैं स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, बट इनके लिए स्पेशली हमने पहले भी वीडियो डाली है कि जो अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट है, जो एकदम न्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं 2 महीने में। पहले भी वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बट इस वाली वीडियो में भी हम लोग देखेंगे एक शॉर्ट तरीके से कि कैसे पढ़ा जाए, बट उसमें मैंने डिटेल स्ट्रैटेजी बताई है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। ठीक है, पहले ही एक बात बता देना चाहूंगी मैं कि अगर CSIR नेट की आप तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने यूनिट्स आप टारगेट कर रहे हैं और कितना टाइम आप ले रहे हैं। ठीक है, ये वरी करता है स्टूडेंट से स्टूडेंट के बीच में। यूनिट्स कम से कम मेरे हिसाब से आपको 8 से 10 यूनिट पढ़ के जाना चाहिए कम से कम, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो 6-7 यूनिट पढ़ के जाते हैं उनका क्वालिफाई नहीं होता है। वो सब एक तरीका होता है सबका अपने एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एग्जाम को देखने का, किस तरीके से वो एक एग्जाम को देखते हैं, तो वो डिपेंड करता है। बट अगर आप बिल्कुल सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो आप 8 से 10 यूनिट कम से कम टारगेट करिए, जो आपको हेल्पफुल करेगा लॉन्ग रन में। ठीक है, दूसरा है टाइम। अगर आप न्यू कमर है, न्यूली स्टार्ट किया है अपने प्रेपरेशन, तो आप आराम से 6 to 8 मंथ लीजिए अपने प्रेपरेशन में, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इस पूरे दौरान में 8 से 10 यूनिट आप आराम से कर सकते हैं। साथ के साथ 10 साल के प्रीवियस ईयर इज गुड टू गो, मतलब आपको कर लेना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रैटेजी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उन स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी देखेंगे, उन स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी देखेंगे जो कि प्रिपेयर्ड स्टूडेंट है, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के बैठे हुए हैं, जस्ट उनको रिवाइज करना है। तो उनका स्ट्रैटेजी कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का टेक्निक पूछा जा रहा है, क्या एग्जाम मांगता है आपसे, आपको उस तरीके से तैयारी करनी होगी। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में आपको तैयारी करनी होगी। अब
जो मैं आपको बोलूंगी कि आप जो लास्ट के टाइम बचा हुआ है, सबसे पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हैं इस 2 महीने में, 2 मंथ्स में, 2 मंथ्स में आप स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं 8 से 10 यूनिट पढ़ चुके हैं, तो आप जो फर्स्ट वीक है, मान लीजिए आपका ये फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट वीक में आप सोच लीजिए कि आपको 2 से 3 यूनिट्स रिवाइज करनी है, मतलब एक शेड्यूल बना लीजिए। जैसे जैसे आप फिर सेकेंड वीक में जाएंगे तो आपका जो ये नंबर ऑफ काउंट है यूनिट्स का वो बढ़ना चाहिए। 3 से 4 यूनिट्स आप रिवाइज करें, ठीक है। अगर और आगे जाएंगे, थर्ड वीक में जाएंगे, तो ये यूनिट्स का काउंट आपका बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे रिवाइज करते जाएंगे आपकी फ्लुएंसी आती जाएगी। साथ साथ आप एक चीज ध्यान में रखिए, आप पूरे दिन रिवीजन कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने लास्ट के दिनों में 2 यूनिट्स मैंने एक दिन में टारगेट किया, मैंने पूरे दिन दोनों यूनिट्स को पढ़ा, दोनों यूनिट्स को पढ़ने के बाद रात में मैं 2 घंटा बैठी और मैंने सारे ही क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस उठाए उन यूनिट से मैंने, और उनको सॉल्व करने की कोशिश की। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, जहां जहां मुझे लगा कि मैं फंस रही हूँ वहां वहां मैंने नोट डाउन किया, अपना जहां लैकिंग पॉइंट है उसको मैंने देखा कि क्या मेरा लैकिंग पॉइंट है। दोबारा से मैं उस कॉन्सेप्ट पे गई जहां पे मेरा लैक हो रहा था, और मैंने उस चीज को दोबारा मेमोराइज किया। और अगर चीज कोई मैं ऐसा है कंफ्यूज हो रही हूँ तो मैंने उसे राइट डाउन किया कि मैं इस टॉपिक के इस पार्ट में कंफ्यूज हो रही हूँ। उसके लिए अलग आप एक नोटबुक बना लीजिए, वहां पे आप जहां भी आपका गलत हो रहा है क्वेश्चन या आप लैक कर रहे हैं उसको नोट डाउन करिए और उसको बीच बीच में गो थ्रू करिए उस नोटबुक को, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को जो फोकस करना है, आप लोगों को जो फोकस करना है वो आपको रिकॉलिंग पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करना है आपको, और रिवाइज करना है। रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, यही दोनों चीजों को आपको फॉलो करना है। और दोनों चीजें करने के बाद आपको PYQ सॉल्व करने हैं एज मच एज यू कैन। आपको बहुत सारा PYQ सॉल्व करना है उस 8 से 10 यूनिट का, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक ध्यान में रखिए, आप जब रिवाइज करने बैठ रहे हैं तो आप पूरा का पूरा मटेरियल, मतलब बल्कि मटेरियल जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, किसी ने कोई बुक से पढ़ा होगा या कि बहुत सारा, कई बार हम लोग नोटबुक में भी नोट करते हैं तो काफी सारे चीजें नोट करते हैं, तो बहुत ज्यादा बल्कि मत उठाइए। आपको देखिए, अगर आपने 7-8 महीने प्रिपरेशन करी है तो आप लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो बिल्कुल पॉइंट्स में पढ़िए कि आपको ये है। जैसे आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो उसका मेजर पॉइंट्स क्या है, मेजर एंजाइम्स क्या है, क्या क्या मेन स्टेप्स फॉलो होते हैं, इनहिबिटर्स क्या है, एक्टिवेटर्स क्या है, वो मेन चीजें जो है जो पक्का आती ही है उनको मेमोराइज करिए, चीजों को एक बार देख लीजिए, ठीक है। हमें पूरा एकदम फिर से बुक रीड करने मत बैठिए, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और उसके साथ साथ ही आप जब रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस भी याद आएंगे जो आपने अभी तक सॉल्व किए होंगे, तो उन क्वेश्चंस पे भी जाइए, दोबारा उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करिए, जहां फंसते हैं राइट डाउन करिए। आपको ये पूरा प्रोसीजर रिपीट करना है डेली, ऑन द डेली बेसिस, और हर दिन आपको स्टार्टिंग में फोकस करना है कि मैं 2 दिन में 1 यूनिट कर लूं, ठीक है। फिर आप उस टाइम को कम करिए, जैसे जैसे वीक्स आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे आप कोशिश करिए कि आप 1 दिन में 1 यूनिट कर ले। जब लास्ट का 1 महीना बचेगा तब आपको फुल फोकस करना है कि आप 1 दिन में कम से कम 2 यूनिट पूरा रिवाइज कर लें और उसको रिकॉल कर लें, प्लस आप उसके PYQ अच्छे से सॉल्व कर ले। ये स्ट्रैटेजी आपको लास्ट के 1 मंथ में फॉलो करनी ही पड़ेगी, तभी आप गुड टू गो हो पाएंगे एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हमें फट से चीजें, हमारे पास ना टाइम नहीं होता है बहुत सारा एग्जाम में याद करने का, और एग्जाम की नर्वसनेस अलग से होती है, तो आपको इतना प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा कि आप बिना देखे, बिना इतना सोचे, आप बोलते ना कि एक हाथ से लिख रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना चले, आप इतने शार्प हो जाइए एग्जाम तक कि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में फट से क्लिक करना चाहिए आंसर, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो आपको इस तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा। और आपको अपना लैकिंग पॉइंट लिखते रहिए
ठीक है। और अपना अच्छे से टाइम लीजिए प्रिपरेशन में। अगर आपको लग रहा है कि अगर जो न्यू कमर्स है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले स्टार्टिंग करी है, तो ऐसा कोई भागम भाग नहीं है। अपना टाइम लीजिए, 6 महीना लीजिए, 7 महीना लीजिए, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आगे भी जो पीएचडी आप करेंगे वो एक दिन या एक महीने एक साल की जर्नी नहीं है, एक लंबी जर्नी है। आपको उस पूरी लंबी जर्नी में रहना है। तो ये जो एग्जाम है वो आपको प्रिपेयर कर रहा है आगे के लिए। तो आप हड़बड़ी मत करिए, इसमें अपना टाइम लीजिए, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, जो आपको आगे भी हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं हम लोग, इसी के साथ हम लोग देखते हैं उन स्टूडेंट के लिए कि जो अनप्रिपेयर्ड हैं या फिर वो कभी प्रिपरेशन कर चुके हैं बट अभी के लिए उन्होंने बहुत टाइम से बुक्स नहीं उठाई हैं। ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई जूनियर्स हैं जो एमएससी में है, तो वो पूछते हैं। वो ये सब चीजें स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी चीज में फंसे हुए हैं बट दे वांट टू प्रिपेयर फॉर सम एग्जाम। तो आप लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। एज ओनली 2 मंथ लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन, 2 महीने बचे हैं, तो आपको क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है। एक, आपको बल्कि मटेरियल कतई नहीं उठाना है, ठीक है। आप आइदर बोरो करिए, आपको शॉर्ट क्रिस्प मटेरियल उठाना है जो आपको हेल्प करेगा जल्दी जल्दी रिवाइज करने में। आप और एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि सबसे पहले आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। क्वेश्चंस देखा आपने, क्वेश्चंस देखने के बाद पता चला कि आपका ये क्वेश्चन जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूं कि आपका ये वाला क्वेश्चन डीएनए रिपेयर से पूछा गया है, आपने क्वेश्चन लिखा, ठीक है। तो आप पूरा ही डीएनए रिपेयर वाला टॉपिक पढ़िए। तो मतलब आपको क्वेश्चन देखने के बाद क्या करना है, उस टॉपिक पे जाना है, मेन जो टॉपिक है उस पे जाना है। उस टॉपिक पे जाके आपको बिल्कुल ही कंसाइज और क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, अगर आपके पास कोई नोट्स पहले से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर प्रिपेयर ऑफ द एग्जाम। एग्जाम में लास्ट के दिनों में पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा। या तो आप किसी के नोट्स बोरो कर सकते हैं, बट दिस इज हार्ड टू अंडरस्टैंड दूसरे के नोट्स, बट ठीक है, अगर आप बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो आपको थोड़ी उसमें से भी अपना छोटा छोटा नोट्स मटेरियल आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे जाना है, फिर क्वेश्चन को देखिए कि अच्छा ये क्वेश्चन है, रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो उसको लिखना है कि मतलब डीएनए रिपेयर से हर बार 5 साल में 3 बार क्वेश्चन आया, तो उस टॉपिक पे जाना है, उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, फिर से उस क्वेश्चन पे जाना है, उसको पढ़ना है, उसको दोबारा से सॉल्व करना है, और उसी में से बिल्कुल ही छोटा नोट्स बना लेना है आपको, जो आगे आप रिवाइज के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अपना मैं इन लोगों के लिए एक और चीज बताना चाहूंगी कि अपने मटेरियल, अपना रिसोर्स जो है बहुत वाइसली चूज करिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा बुक्स के चक्कर में मत पड़िए। कई स्टूडेंट होते हैं जो एक चीज को पढ़ने के लिए 4 बुक 5 बुक्स का यूज करते हैं। मैं ये बोलूंगी आप एक चीज को पढ़ने के लिए एक ही बुक का यूज करिए, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, किसी चीज के स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, तो आप एक ऐसा नोट्स उठाइए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और आराम से आप बात समझ जाएं। उसके बाद अगर आप बल्कि मटेरियल उठाएंगे, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम है, अगर उसके बाद आप बल्कि मटेरियल उठाएंगे तो आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से कंसाइज एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में चीजें समझ चुके हैं। तो आप बल्कि मटेरियल उठाएंगे तो आप आराम से चीजों को समझ जाएंगे कि इसमें कंसेप्ट में क्या बोला गया है। लेकिन आप अगर सीधा बल्कि मटेरियल पे स्विच करेंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैंने भी पाथ फाइंडर पढ़ना स्टार्ट किया था, तो पहले पाथ फाइंडर पढ़िए, उससे आपको एक आइडिया ओवरव्यू लग जाएगा कि टॉपिक में मतलब है क्या, ठीक है। जब टॉपिक में क्या है, उसके बाद आप बल्कि मटेरियल जैसे एल्बर्ट उठाएंगे या फिर गिलबर्ट उठाएंगे, जो भी बुक्स हैं आप रेफरेंस बुक्स उठाएंगे, तो आपको आराम से समझ भी आएगी चीजें और इंटरेस्ट भी आएगा। अगर आप सीधा मेन बुक पे चले जाएंगे, मेन रिसोर्स पे चले जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, अगर आपके बहुत ज्यादा अच्छे बेसिक्स नहीं है और अगर आपको पहले से चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है। और इन स्टूडेंट के लिए मैं ये एक और चीज बोलूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप एटलीस्ट 5 मंथ की पीवाईक्यू पे फोकस कीजिए और उन क्वेश्चंस को सबको सॉल्व करिए, और जहां पे लैकिंग पॉइंट है आप लोग भी नोट डाउन करिए, ये आप लोगों को हेल्प करेगा
5 ईयर्स के पेपर सॉल्व करने हैं आप लोगों को, 5 मंथ्स के नहीं, सॉरी 5 ईयर्स के अभी तक के पेपर्स, मतलब 10 पेपर आपके पास हो गए, मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो 2 पेपर एक साल का हो गया, तो 10 पेपर हो गया आपके पास। एटलीस्ट एक पेपर आप रख सकते हैं लास्ट के दिनों के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है, इसको देखने के लिए आप रख सकते हैं। बट अगर आप पहले से भी सॉल्व करके रखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में रखने का सब लोग बोलते हैं कि लास्ट के दिनों में एक पेपर 2 पेपर सॉल्व करना चाहिए, बट मैं इसका डिसएडवांटेज आप लोगों को बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना, हम लोग लास्ट के दिनों के लिए पेपर रखते हैं, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो उस पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो भी बहुत, मतलब हो सकता है वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए या वो टॉपिक रिपीट हो जाए, तो हमें वो चीज पता नहीं चलती है। और जो बिल्कुल फ्रीक्वेंट लास्ट वाला पेपर है, उसके क्वेश्चंस, उसके टॉपिक्स रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अभी जो 2024 जून में एग्जाम हुआ था, इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट का, तो बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि उसके टॉपिक रिपीट होने के चांसेस 90% हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्वेश्चन रिपीट होगा, बट टॉपिक रिपीट होने के चांसेस हैं, तो उनको तो बोलते हैं ना, एकदम देख लीजिए अच्छे से कि क्या क्वेश्चन का कंसेप्ट था, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उसको तो बिल्कुल ही स्किप मत करिए, ठीक है। आप बैकवर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, 2024 का पहले सॉल्व करिए, फिर 2023 का सॉल्व करिएगा, तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। दूसरा जो नुकसान होता है लास्ट में पेपर रखने का, वो ये होता है कि मान लीजिए आपने लास्ट में पेपर रखा, 150 क्वेश्चन आते हैं, आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए, लेकिन वो क्वेश्चन रिपीट तो होने वाला है नहीं, ठीक है। हो सकता है वो कोई जो 75 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए हैं, जो भी जितने भी क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, उसमें से वो टॉपिक रिपीट हो जाए या वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए, तो आपने तो लास्ट टाइम पे देखा ही नहीं ना और क्वेश्चंस क्या आए हुए थे, तो ये डिसएडवांटेज होता है। तो जो लास्ट का क्वेश्चन पेपर है उसको मत रखिए, उसको अच्छे से पूरा A to Z सॉल्व करिए। जो चीजें आपको नहीं भी आ रही है उसको भी गूगल करिए, उसको भी देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, उसका क्या कंसेप्ट था। अगर आपने वो टॉपिक नहीं भी इतना मेजरली पढ़ा है, बट दिस विल हेल्प यू, बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। तो आप लोग इस वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे को टेलीग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज बॉटनी वाइब्स, सेम नाम से है, तो आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप लोग मेरे को कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं अपना ईमेल आईडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और पढ़ते रहिए। कोई भी हेल्प की जरूरत होती है जरूर पूछिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइज।